हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कबीर की काव्य कला। और ये मैं किस पेपर के लिए पढ़ा रही हूँ आप सभी को अच्छे से पता है कि HPSC का सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। और उसके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो TGT PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट है वो भी इसे ज़रूर पढ़े, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। और उसके बाद जो MA और BA वाले स्टूडेंट हैं सभी के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि अधिकांश मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करवाइए, तो कबीर की काव्य कला, जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो आज हमारी वीडियो नंबर ऐसे करके मैंने डाल रखा है थंबनेल पर, तो इस तरीके से आप समझ जाएं। और साथ ही मैंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्टिव पेपर इसके नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और वहीं पर ये सारी वीडियोस मैं डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट नया जुड़ता है तो। साथ ही में मैंने बताया था कि मैंने सबसे पहले भक्ति काल उठाया है, क्योंकि आदिकाल में भी एक दो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आदिकाल की प्रवृत्तियां और सिद्ध नाथ और जैन साहित्य। तो इस प्रकार से रासो साहित्य, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आदिकाल में बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने भक्ति काल उठाया और भक्ति काल के 4 मेन कवि हैं, एक तो कबीरदास, जायसी, तुलसीदास और सूरदास। इन चारों को पढ़ेंगे और इन चारों से दो दो तीन तीन प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, जो सीधे तौर पर आपको पेपर में रखे हुए मिल सकते हैं। तो कबीर की काव्य कला, जैसे कि मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे हैं HPSC सब्जेक्टिव को लेकर, तो मैं कल लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगी या फिर आप सभी के कमेंट का जवाब मैं एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगी। तो आज तो हम ये पढ़ लेते हैं टॉपिक कबीर की काव्य कला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार आप जितने मर्जी लगा सकते हैं। इससे पहले जो मैंने कबीर का समाज दर्शन करवाया था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब ये देखते हैं कबीर की काव्य कला। काव्य कला मतलब उन्होंने जो भी साखे शब्द रमैने या जो भी उन्होंने पद कहे अपने मुंह से, तो उनको उसमें उनकी काव्य कला किस प्रकार की है, इसमें ज़्यादातर हम उनकी भाषा से बात करेंगे, उसकी शैली को लेकर बात करेंगे कि किस प्रकार की शैली का उन्होंने मतलब प्रयोग किया, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, कबीरदास जी जो हैं भक्ति काल को तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा ही जाता है। और कबीरदास जी जो हैं निर्गुण संत धारा के एक प्रमुख कवि रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में 2-4 बातें आपको जरूर पता होना चाहिए कि कबीरदास जी जो थे समाज सुधारक पहले थे, कवि और भक्त बाद में थे। क्योंकि इन्होंने भक्त बनने के लिए या फिर एक अच्छा कवि बनने के लिए इन्होंने काव्य रचना नहीं की थी, ये इनका कोई मकसद नहीं था। इनका मकसद था कि समाज में जो भी रूढ़ियाँ, जो अंधविश्वास, जो पाखंड, जो बुराइयां फैली हुई है, उनका जड़ से समूल उखाड़ फेंका जाए। तो इस तरीके का इनका प्रयास था। तो कबीर की काव्य कला देखते हैं कि किस किस ने इनको क्या क्या कहा, क्या ये पढ़े लिखे थे, नहीं थे तो किस प्रकार से इनकी जो ये चीज़ें हैं प्रसिद्ध हुई। कबीर के विषय में ये कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। देखो कबीरदास जी के पदों में खुद मिलता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कह रहा है कि ना ही मैंने कभी कागज छुआ और ना ही मैंने कलम को हाथ लगाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनमें विलक्षण प्रतिभा विद्यमान थी। अब विलक्षण प्रतिभा थी तभी इतना कुछ कह पाई। यद्यपि कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, तथापि वे एक उच्च कोटि के कवि थे। कह रहा कविता करना उनका एक लक्ष्य भी नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था, फिर भी वो एक उच्च कोटि के कवि थे। इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। उनकी कविता प्रयत्न साध्य नहीं है, किंतु उसमें काव्य तत्वों का अनायास आगमन हो गया है। मतलब काव्य के अंदर जो तत्व होने चाहिए जिसके कारण वो एक अच्छा काव्य कहलाता है, तो वो सारे जो है ना चीज़ें अचानक से उनके काव्य के अंदर आ जाती हैं। उनकी कविता करना ही उनका साध्य नहीं था। एक होता है साधन जिसके माध्यम से कविता करते हैं, और साधन से जो निकल कर आता है कविता करते हैं वो साध्य कहलाता है। तो साध्य उनका नहीं था कविता करना।
उनकी अभिव्यंजना शैली अत्यंत सशक्त एवं प्रभावशाली थी। व्यंजना शैली क्या होती है? जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन चीज़ें आपके पास होती हैं। तो अभिधा में तो हम किसी भी शब्द का जो है उस सीधे तौर पर अर्थ समझ लेते हैं। लक्षणा में हम लक्षणों के माध्यम से, और व्यंजना में जो होता है तीसरा ही भाव निकल कर आता है। मतलब इन्होंने बात तो कही लेकिन उस बातों में जो भाव निकल कर आया वो अभिव्यंजनात्मक शैली का है। अभिव्यंजना के अनेक कलात्मक तत्व उनकी कविता में सहज भाव से आ गए हैं। उन्होंने जानबूझकर, जैसे कि कई कवि होते हैं, हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, कईयों के पढ़ते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, कईयों के में पढ़ते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जो कबीरदास जी थे, इन्होंने अभिव्यंजना का कोई तत्व जो है उन्होंने जानबूझकर अपनी कविता में नहीं डाला, लेकिन सहज भाव से वो भाव आ गए हैं। उन्होंने जो अनुभव किया उसे बिना किसी लाग लपेट के सहज शब्दावली में अभिव्यक्त कर दिया है। अब इसमें यदि रसगत, अलंकारगत या उक्तिगत रमणीयता आ गई हो तो वह प्रयत्न साध्य न होकर सहज रूप से ही अभिव्यक्ति हुई है। अब देखो, कोई उनके पदों में अलंकार ढूंढता है, कोई शब्द शक्ति ढूंढता है, या किसी भी प्रकार के काव्य तत्वों को ढूंढता है, तो वो काव्य तत्व इन्होंने जानबूझकर उसमें नहीं डाले थे। वो सहज रूप से ही उन्होंने जो अपने विचारों को अभिव्यक्त किया उनमें सहज रूप से आ जाती है। कबीर के काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। इम्पोर्टेंट एस्टेट वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। कबीरदास के जो काव्य है उसमें श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप भी इसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है। जैसे कि वो चाहते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, तो उस मिलन के संदर्भ में जो बातचीत हुई है, जो प्रसंग आए हैं, उनमें संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है। श्रृंगार के दो रूप है, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जब किसी का किसी से मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब विछड़न होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। जबकि विरह प्रसंगों में वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है, ये बात यहाँ पर कह दी गई है। कबीर के काव्य में अलंकारिक रमणीयता भी विद्यमान है। यह रमणीयता हिमालय के शिखरों की भांति प्रकृत रूप में सुंदर है, न कि ताजमहल के नक्काशीदार पत्थरों की भांति प्रयत्न से निर्मित है। आप समझ रहे हैं कि इसके कबीरदास जी के काव्य की जो रमणीयता है ना, वो हिमालय के शिखरों की भांति प्राकृतिक रूप लिए हुई है, न कि ताजमहल के नक्काशीदार पत्थरों की भांति प्रयत्न से निर्मित है। आप सभी को पता है कि हिमालय का निर्माण स्वतः हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है, उसकी सुंदरता प्राकृतिक है। लेकिन ताजमहल को क्या किया है, जो नक्काशीदार थे, उसको जो बनाने वाले थे, उन्होंने पत्थरों को तराश तराश कर किसी प्रयत्न से निर्मित किया है, बनाया है। और ताजमहल है वो प्राकृतिक है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी की काव्य कला है। कबीर के काव्य में रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास, उपमा, विभावना, दृष्टांत आदि अनेक अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं। तो कबीर, आपको ये पॉइंट भी लिखना है उसकी काव्य कला की। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको पॉइंट यहाँ पर डालने हैं। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये तो सारी आपको लिखनी है। जैसे मैंने बताया कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप शुरुआत करते हैं तो एक पैराग्राफ में आप ज़रूर लिखें। उसके बाद फिर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि नंबर 2 पर लिख सकते हैं, कबीर के काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। जैसे कि आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में श्रृंगार संयोग श्रृंगार है, और विरह प्रसंगों में वियोग श्रृंगार अभिव्यंजित हुआ है। फिर ये लाइन लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आप बना सकते हैं कि कबीर के काव्य में रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास ये अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं। और फिर आप इसके लिए 2 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे रूपक का उदाहरण है, ये उपमा का है, ये अन्योक्ति का है। कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनी चढ़ी असवार, ज्ञान खड़ग गही, काल श्री भली मचाई मार। तो आप ये लिख सकते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानस सी की जात। तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल 1-2 दे सकते हैं अगर आपको सारे याद नहीं हो सकते हैं तो। अब विभावना अलंकार में आपको बिना शब्द मिलेगा, ये इसकी पहचान है, आपके हर जगह काम आएगा।
ठीक है। पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इनके इसमें ये अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 पर आप पॉइंट बना सकते हैं कि कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। प्रतीक शैली उन्हें विशेष प्रिय थी। प्रतीक का मतलब है कि उन्होंने जो बात कही किसी न किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर कही। उनके प्रतीक जो हैं वो आध्यात्मिक हैं, जिनके अर्थ को जाने बिना कबीर की कविता को नहीं समझा जा सकता। देखो, कबीर ने अपने नंबर 4 पॉइंट बताया कि कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग किया, प्रतीक उन्हें विशेष प्रिय थे और उनके प्रतीक किस प्रकार के थे? आध्यात्मिक प्रतीक थे। और कबीरदास जी कोई भी बात अगर कहना चाहते थे तो वो प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने कही है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, तो आप ये 2 पंक्तियां भी इसमें लिख सकते हैं। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीव, विरला आदि विचारी। तो ये 2 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर पॉइंट 5 पर आप बना सकते हैं कि यहाँ उसका दे रखा है, आपको सरलार्थ दिया हुआ है। यहाँ आकाश सहस्रात्र चक्र का, औंधा कुआ ब्रह्मांड का, पाताल मूलाधार चक्र का, पानी अमृत का तथा हंस जो है जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक है। तो ये बात आप यहाँ प्रतीकों में लिख सकते हैं। अगला क्या है? पॉइंट नंबर 5 कि कबीर ने अपनी साखियां दोहा छंद में, रमैनी चौपाई दोहा में तथा शब्द जो है पदों में रचे। पॉइंट नंबर 5 हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत ही अच्छा आपको आंसर लिखा जाएगा। अनावश्यक शब्द आपको नहीं लिखने हैं। अगला पॉइंट बनाएंगे कि पॉइंट नंबर 7 आ जाता है। कबीर की भाषा के विषय में अधिकांश विद्वानों का जो मत है वो अलग अलग है कि वह सदोकड़ी भाषा है, क्योंकि उनमें अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है। ठीक है, ये कह सकते हैं। उसमें पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज भाषा, पंजाबी के शब्दों का मिश्रण उपलब्ध है। इन बोलियों के, इन भाषाओं के जो है शब्द मिलते हैं उनके काव्य में, इसलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा है। तो ये बात आप कह सकते हैं। कबीर ने नाथपंथियों की परंपरागत भाषा में काव्य रचना की, ये लाइनें आप रहने दें। पश्चिमी बोलियों का प्रभाव अधिक है, भले ही वे भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे, किंतु बनारस की बोली में काव्य रचना नहीं की। कबीर की भाषा अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम है, ये बात आप रहने देना। आप यहाँ से फिर से लिखें इसे, कहाँ से? यहाँ तक आप ये बातें लिखेंगे कि कबीर की भाषा पॉइंट नंबर 7, उनमें भाषाओं के शब्दों का मेल है, बता दें। फिर यहाँ तक ये बात लिखकर फिर आप आगे लिखेंगे कि जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्या कहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। अब सदोकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कही, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया, मतलब वो जो बात कहना चाह रहा था वो उसको उसी भाषा में कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, मतलब सीधी सीधी वो बात बन गई तो ठीक है उस भाषा में, नहीं तो जोर जबरदस्ती करके उसने वो बात कह दी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, पीजीटी एस्टेट वाले कैंडिडेट आपसे ये प्रश्न देकर पूछा जा सकता है कि ये शब्द किसके हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है इनको। तो पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर हो जाते हैं। वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल की एक ऐसी काव्य भाषा मानना ही उचित है जो नाथ पंथी परंपरा से साधु पंथों के बीच चली आ रही थी। नाथ पंथ मतलब आदि काल के अंदर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, 3 नाम आपने सुने होंगे। तो नाथों की अधिकांश जो बातें थी ना वो कबीर के काव्य में भी देखने को मिलती है, जिसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय बोलियों का सम्मिश्रण था। इस पॉइंट को आप रहने दें। कविता करना कबीर का उद्देश्य न था। लास्ट पॉइंट, अगर पॉइंट में ना लिखे तो लास्ट बात आप निष्कर्ष रूप में एक पैराग्राफ के रूप में लिखें। वे तो अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा भर लेते थे, इसलिए उनकी काव्य कला सहज और अनगढ़ है। उसमें कला का चमत्कार भले ही न हो, किंतु अनुभूति की सच्चाई का मतलब है कि जो उसने अनुभव किया, जो फील किया, उसी को उन्होंने कह दिया। अब व्यक्ति का खरापन उसमें विद्यमान है और वो बात कही तो वो भी सहज और सरलता से और खरेपन के साथ, इसलिए वे एक जन कवि के रूप में
प्रसिद्ध हुए। तो 10 मिनट में आपको लिखना है, काफ़ी कंटेंट है, यहीं से आप अपने पॉइंट बना लें, 1-2 पॉइंट और निकालें, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में आप इतने ही पॉइंट लिख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से 1-2 उदाहरण आपको इनके ज़रूर ले लेना, छोटे ले लेना, सारे ना लिख पाओ तो। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं कि किस प्रकार से आपको ये लिखना है। थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में 1-2 लाइन में आप बता सकते हैं, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप यहाँ से शुरू कर दें, फिर इनके पॉइंट शुरू कर दें और अंत में एक पैराग्राफ से ही आप निष्कर्ष निकालें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।